हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो क्लास 10th में मैंने इससे पहले साइंस इंग्लिश हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन विद एक्सप्रेशन अपलोड किया हुआ है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसमें मैं इंटर और 9th के भी आपको मिल जाएंगे। तो उनमें से और इसका ये सेकंड पार्ट है साइंस का। ये आप देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं बोर्ड में। और इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए गए हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते वापस इसमें आए नहीं हुए, फिर भी मैं आपको एक एक करके स्टेप जो एक्स्ट्रा आते हैं एग्जाम वो आपको पूरा क्लियर करते चलूँगी। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना, पूरा देखना अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। चलिए फिर आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स क्वेश्चन आएंगे, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। 70 मार्क्स का होता है ये, और आपको ये 3 आवर्स और 15 मिनट आपको पूरा एग्जाम करने के लिए मिलता है। और जो आपके 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। सभी 6 जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें 30 आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं। ये 10th का रूल है। अब देखो ऑब्जेक्टिव, गोलीय दर्पण के परावर्तित तल के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं द्वारक। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी या गोलीय दर्पण या कोई नहीं? तो ये होता है अभिसारी। अभिसारी, अपसारी कौन सा लेंस होता है? उत्तल, ठीक है। अपसारी होता है अवतल। इसकी प्रकृति क्या होती है उत्तल की कि जितनी भी किरणें आ रही होंगी सबको एक बिंदु पे इकट्ठा करेगा, एक ही बिंदु पर, इसीलिए इसे अभिसारी कहते हैं। और हमारा नेत्र लेंस भी अभिसारी होता है। और जो अवतल होता है वो किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसे अपसारी कहते हैं। तो हमारा नेत्र लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, ठीक है। इसको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पहले मैंने पेपर सोल्यूशन में जो पार्ट 1 में कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, अलग तरीके से पूछा गया था। तो ये 7 रंग मैंने अच्छे से बताए थे कि कोई श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और ऐसी एक पट्टी प्राप्त हुई इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, और यही घटना वर्णक्रम कहलाती है। तो इनका सही क्रम मैंने आपको बताया था, इस नीचे से चलते हैं, विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर। तो सही क्रम क्या बनता है? विव ग्योर ये रहा हमारा। बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, मतलब ये बैगनी हो गया, ये जामुनी हो गया, ये नीला हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए अब तक वो सुन लो। कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और इसका बैगनी का प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। जो भी कॉम्पिटिशन होता है इन्हीं 2 कलर में होता है। सबसे नीचे की ओर अगर पूछा जाए तो आपके विव से शुरू होता है, लास्ट में आपका आरा वाला मतलब लाल आएगा, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य जस्ट उल्टा होता है, तरंग दैर्घ्य बैगनी की तो क्या होती है? कम, और लाल की सबसे अधिक। ये अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रकाश का ये भी आता है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये अपवर्तन की वजह से। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये होती है अनंत, ठीक है। और फोकस दूरी और वक्रता में संबंध बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, r/2। r वक्रता है, मतलब f क्या होता है? इसके वक्रता का आधा, ठीक है। और r अगर निकालेंगे तो ये 2 गुना होता है, 2 गुना f हो जाएगा। इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी मैंने जो वीडियो बनाए थे वो अपलोड है, आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि दूर बिंदु कहाँ बनता है? ये बनता है अनंत पर। दूर बिंदु कहाँ बनेगा? अनंत पर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बता दी जो अब तक पूछे गए, आपको याद रखना अच्छे से। तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होती है? प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? ये सब आपको अच्छे से याद रखना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रकाश का परावर्तन खूब पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कि कोई समतल दर्पण है, इससे जब प्रकाश की किरण कोई टकराती है तो टकराकर वापस लौट आती है, तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पे डेडस करके एक अवलंब डाला जाता है।
ठीक है। तो ये किरण आपतित और परावर्तित, इसके बीच में आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर होता है। जिसका एक नियम तो ये हो गया कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है बराबर, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सा, पहला आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये गई किरण तो आई हो गया, टकरा कर रिफ्लेक्शन हो गया तो बाद में जो लौट गया ये आर हो गया, ये बराबर होते हैं। और आपतित किरण परावर्तित किरण और जो अवलंब डाला गया तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसके दो नियम हैं, अच्छे से याद रखना, बहुत पूछे आते हैं। अब ये डेफिनेशन है, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखनी है। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। आप सिंपल लैंग्वेज कैसे करेंगे, ये कोई हमारे मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये कोई दर्पण है, यहाँ पे ये सब जो उत्तल लेंस है, और यहाँ पे इस तरह से एक समांतर आपतित किरण आएगी और ऐसे करके सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जहाँ से निकल रही है ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है ओ, ठीक है। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये निकल गई, यहाँ पे निर्गत किरण बोलेंगे इसे, आती हुई, ठीक है। परावर्तित नहीं, निर्गत किरण, निकलते हुए, निर्गत का मतलब निकलती हुई। ये कोई हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा उत्तल लेंस है। तो क्या बोलना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये कोई बिंदु है जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरण, जो भी किरण निकलेगी अपवर्तन के बाद समांतर निकल जाती है, यहाँ पे ऐसे सीधी निकल जाएगी, तो जो जहाँ पे निकलती है यही आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब मुख्य अक्ष किससे कहते हैं ये देख लेते हैं। मुख्य अक्ष भी बहुत सिंपल है, मुख्य अक्ष का डायग्राम ये भी समझ लो, इस तरह से कोई ये अवतल दर्पण है हमारा, अवतल ले लेंगे या उत्तल, इस तरह से हो गया। ये यहाँ पर एफ होता है फोकस दूरी, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पे इसे मुख्य अक्ष बोलेंगे, यहाँ पर सी पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ से डेडस करके मिलाएंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा वक्रता त्रिज्या, इस तरह से सीधा, और ये यहाँ पर कोई बिंदु पी है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ध्रुव, ये हो गया पी बिंदु, तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ ली जाती है इनको आप अच्छे से याद कर लो, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष, ये आपको दो दो नंबर पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट देखो नेत्र की संबंध क्षमता, ये भी खूब पूछी जाती है। तो ये क्या होता है कि आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वो संबंध क्षमता कहलाती है। क्लियर, फिर से सुन लो एक बार कि आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आंख की संबंध क्षमता कहते हैं। ये दो नंबर में पूछ लिया जाता है। अब आप कहेंगे न्यूमेरिकल, ये देखो इसी से रिलेटेड है, वक्रता त्रिज्या आर, अभी मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था, ये 30 हो गया, इससे पहले एफ निकाल लो, और अब तक दर्पण है तो माइनस में लेंगे, ठीक है, ये सब माइनस होगा, तो दूरी u हो गई, u बराबर -20, u बराबर -20, और b निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 1/b - 1/u। तो हमारे पास u तो है पर f नहीं है, f हम यहाँ से निकाल लेंगे। f कैसे निकालते हैं, r/2 आधा कर दो, तो 30 के आधा करेंगे तो कितना आएगा 15, माइनस में लेना क्योंकि अवतल है, तो हमारा ये 15 आ गया, f - का 15,
और u माइनस का 20 है और b निकाल लेंगे। अब इतना मैं हटा देती हूँ, फिर दोबारा से कर लेंगे इसको। अभी f हमने आधा करके निकाल ली -15। अब फॉर्मूले में पुट करती हूँ डायरेक्ट। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद माइनस का 15 हो गया, माइनस का 15 ये हो गया। ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में ही है। तो देखो ये दोनों 15, ये तो 20 है, 20 हो गया ये। ठीक है, ये माइनस का 20 है, ये माइनस का फॉर्मूले में ही चिन्ह था। तो हम अगर b निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका एलसीएम ले लो। फिफ्टीन और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर 3 से काटो, 60 आएगा एलसीएम। तो 15 4 जा 60 और 23 जा 60। फिर से करते हैं, रुको एक बार फिर से देखो। इसमें दर्पण है तो आपको फॉर्मूला प्लस में लेना है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको माइनस बताया था ना, ये वाला ये कब लेना है, जब यहाँ पे लेंस हो। यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण को ध्यान, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो माइनस में, और ये तो माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये अवतल है, बस चिन्ह यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस लेना है क्योंकि ये दर्पण है। तो माइनस हमारा 1/15 हो गया, b हमें निकालना है, और ये हमारा, ये फॉर्मूले में प्लस है पर यहाँ पे माइनस, वैल्यू माइनस में लेंगे 20। क्यों, क्योंकि अवतल है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब अगर हम b निकालेंगे तो देखो माइनस की तरह के प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। 15 का 60 में करेगा 4 आएगा, 20 का इसमें करेगा 3 आएगा। 15 चौके 60, 20 60, 1/b बराबर 1/60। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो b बराबर 60। इस तरह से ये 4 नंबर आपका पूरा हो जाता है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी आते हैं मैंने आपको पूरा करवा रखा है, वो वीडियो जरूर देख ली सम्स के, क्योंकि 17-18 नंबर के फिजिक्स में सवाल आते ही आते हैं। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना फॉर्मूले में, ये दर्पण है इसलिए मैंने यहाँ प्लस रखा है, जो पहले मैंने माइनस बताया था वो लेंस में लेना है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये चॉइस में दे रखा है पर मैं आपको दोनों ही बता दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से आ जाए। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये वाला चैप्टर मैंने क्लियर करा रखा है कि चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और यह एक अदिश राशि है और इसको अमीटर से मापा जाता है। पूछा जाता है कि अमीटर क्या है, तो विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र अमीटर कहलाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते थे मैंने आपको बता दिए। विभवांतर का पूछे तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है और उसका मात्रक वोल्ट है। फिर इससे रिलेटेड एक सवाल है, इसमें भी सवाल है, देखो 5 मिनट है तो टाइम ले लो 5 मिनट, मिनट है तो फटाफट से सेकंड बना लो, 5 का गुणा 60 में करो तो ये हमारा 300 सेकंड आ गया। ये हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि आवेश प्रवाहित है तो धारा का मान बताओ। आवेश कितना है, ये टी तो 300 हो गया, क्यू हमारे पास कितना है 60 कूलाम। अभी आपको दिखा दूंगी, ये 60 कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो इस तरह से मैंने सी लिख दिया है। अब आपको आई पूछी गई है तो आई वाला फॉर्मूला होता है हमारा Q/T। अब रख दो वैल्यू, 300 रखा, जीरो से जीरो गया, क्यू का मान 300 नहीं, क्यू का मान तो 60 है ना, 60 ऊपर आएगा, क्यू का मान 60 ऊपर आ गया, टी का मान ये आ गया। तो पॉइंट से पॉइंट कटा, 6 बन जा 6, 6 5 जा 10, 1/5 आया तो 1/5 को 5 का 1 में देंगे तो क्या आएगा 0.2 आएगा आंसर। एक बार फिर से देख लो, ये 60 कूलाम क्या है, क्यू हो गया। टाइम हमारा 5 का मिनट बनाएंगे तो 60 का करेंगे 300 हो गया। हमसे आई पूछी है तो आई बराबर फॉर्मूला लगा देंगे Q/T। तो Q का मान 60 है, T का मान नीचे रखेंगे
0 से 0 कट गया, 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, 1 में 5 का भाग देंगे तो 0.2 लिख के, और एम्पियर धारा का मात्रक होता है। इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पे लिखते जाओ फॉर्मूले, और सॉल्व करके खुद से देखो आ रहा है कि नहीं। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखने हैं। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन खूब पूछे जाते हैं, अच्छे से आपको आने चाहिए। इसकी डेफिनेशन है कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से आएगी और अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। और परावर्तन क्या था कि समतल पृष्ठ से किरण जाती है, टकराकर वापस लौट आती है, ये परावर्तन है और ये अपवर्तन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। नियम कुछ कुछ सेम सेम है, इसके दो नियम पूछे गए हैं। तो पहला नियम तो आपको ये रखना है, इसमें क्या था कि कोण आई और बराबर आर होता था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। इसमें क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है बराबर कांस्टेंट नियतांक। इसी ही को स्नेल का नियम कहते हैं। पहला नियम तो ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, इसे ज्या बोलते हैं। साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, पहला नियम। दूसरा वही है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं अपवर्तित किरण, अपवर्तन हो गया ना इसका, यहाँ से आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसके नियम हो गए। देखो फिजिक्स में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होते हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखो ये सवाल है बहुत छोटा सा है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, लॉन्ग से भी, मैं दोनों बता दे रही हूँ। कि आँख से दूरी कितनी है, 150 सेंटीमीटर है, तो F बराबर 150, यहाँ से लिखो पहले 150, और एक वैल्यू आपको दी नहीं है तो आप उसको अनंत मानेंगे, इन्फिनिटी। F पूछा गया है तो या तो आप वही वाला फॉर्मूला लगा लो इस तरह से, b माइनस यू, b का मान आप 150 रखेंगे और u का इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये तो पूरा हट ही जाएगा, इसका कोई मीन्स ही नहीं होता अनंत का। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b का मान वही आंसर आपका 150 आ जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं करना है कुछ भी, तो आप शॉर्ट ट्रिक अपना लो, कौन सा, कि f बराबर माइनस एक्स फार्मूला होता है, तो माइनस एक्स की वैल्यू जो एक वैल्यू दे रखी है वो आपको रख देनी है, बस इस तरह से आ जाएगा। इससे पहले वाले में भी आपको मैंने ये बताया था जब साइंस का पहला पार्ट अपलोड किया था, उससे ये सेकंड टर्म में भी देखो क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, निकटदर्शी दूरदर्शी, ये भी खूब पूछे जाते हैं। निकटदर्शी क्या होता है कि इसमें पास की वस्तु दिखाई देती हैं, दूर की नहीं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। और इस लेंस को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। और दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती हैं, पास की दिखाई नहीं देती हैं, और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसे ट्रिक से याद कर लो, मतलब निकट में अवतल का यूज करेंगे, दूर में उत्तल का। डेफिनेशन आपको बताई थी कि निकट में नाम के जस्ट अपोजिट नहीं होती है। बच्चे निकटदर्शी दोष के सोच बोल देते हैं कि पास की दिखाई नहीं देती, पर ऐसा नहीं होता है। पास की दिखाई देंगी, दूर की नहीं, और इसमें दूर की दिखाई देंगी, पास की नहीं। अब इसके कारण देख लेते हैं। सबसे पहले निकटदर्शी दोष के कारण देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, या फिर क्या होता है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, ये सब इसके कारण है। इसी तरह से दूरदृष्टि में क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर लो कि आँख के गोले का व्यास कम हो जाता है। इसमें क्या था, आँख के गोले का व्यास बढ़ जाता था, इसमें कम हो जाता है। इसमें था कि फोकस दूरी कम हो जाती है और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसमें दूरदृष्टि में जस्ट उल्टा कर लो कि वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस तरह से ये कारण हो गया, निवारण आपको बताई थी 7 नंबर में ये आया है। अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर आप ओम का नियम करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है
3 मैंने आप बता चुकी हूँ, बी बराबर आई इंटू आर, आई निकालेंगे तो बी अपॉन आर, आई निकालेंगे तो आर नीचे पहुँच जाएगा, जब आर निकालेंगे ये निकालेंगे तो आई नीचे आ जाएगा, बी अपॉन आई। और ये तीनों ही ओम के नियम का पालन करते हैं। लिखोगे कैसे कि यदि, और जो ओम का नियम दिया किसने था पहले तो आपको ये आना चाहिए कि एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं ने इसी के नाम पे रखा था, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ये ओम का नियम दिया था, इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक ओम इन्हीं के नाम पर रखा गया। इस तरह से बना देते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा, इन्होंने बोला था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप और दाब, ये इसकी भौतिक अवस्थाएं हो गई, अपवर्तित रहे मतलब बदले ना, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी बोला था, यही तो ओम का नियम है। इस तरह से आपको याद रखना, खूब पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ओम का नियम। सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। अब करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तेल के नमूनों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो होती है हीलियम और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अभिकारक। मैंने आपको समीकरण संतुलित करना सिखाया था, उसमें आपको पूरा बता रखा है अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो आप वो ज़रूर, इसमें लिंक दे दूँगी मैं, उसको कर लेना आप अच्छे से, या प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शुद्ध जल का पीएच मान, ये भी खूब पूछा था पीएच मान, ये होता है 7। क्यों? क्योंकि 7 पे विलयन कैसा था? उदासीन, तो पीएच का मान 7 होगा। 7 से कम पे क्या होता है? अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। याद रखना अच्छे से। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? खनिज में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, तो वही सब आपकी क्या कहलाती हैं? मैट्रिक्स कहलाती हैं, आधात्री या मैट्रिक्स। एक बार फिर से सुन लो। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियों को अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। और भर्जन, प्रगलन, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, वो भी खूब पूछे जाते हैं। वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, और अयस्क को पिघली हुई अवस्था में रखना, गर्म करेंगे और पिघली हुई अवस्था में रखेंगे तो आपका वो प्रगलन कहलाता है। ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग, ये भी टॉपिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी उस पर आप देख सकते हैं। ये 4 टॉपिक, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आएगा। ब्रंजक चूर्ण, नौसादर, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके उपयोग क्या है? खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, और हड्डियों में प्लास्टर चढ़ाने में, जो हड्डी टूट जाती है उसमें। ये हो गया। विकृत गंधता आप सभी को पता है कि खाद्य पदार्थों में जो भी स्वाद होता है या गंध होती है उसमें खराब हो जाना क्या कहलाएगा? विकृत गंधता। सिंपल भाषा में, जैसे आप कोई चिप्स वगैरह खाते हैं, उसको खुला रख दो तो थोड़ी देर में उसमें सीलन आ जाती है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, यही आपकी विकृत गंधता कहलाती है। नेक्स्ट देखो, योगात्मक अपक्रिया, ये वही है कि 2 पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ बनाते हैं तो योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ये भी मैंने आपको चैप्टर क्लियर करा रखा है कि 2 पदार्थ कोई ले लो, Mg+O2, इससे बना दो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे B2 और यहाँ पर B2। ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र पूछा है, ये भी इसी से रिलेटेड अभी बताया मैंने जस्ट, इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो रासायनिक नाम और सूत्र, अर्धसूत्र से ही आपका रासायनिक नाम आएगा। तो अर्धसूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसका नाम बना लो अब, कैल्शियम O से ऑक्सी, Cl से क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
ये हो गया। इसके उपयोग बनाने की विधि मैं आपको सब करवा चुकी हूँ, पेपर में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। अब आएगा आपका धातुओं के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि। ये कैथोड एनोड एनोड पे जो प्राप्त करते हैं वो वाली है। एक झाग प्लवन विधि, आपको दोनों ही कर लेनी है। झाग प्लवन विधि से सल्फाइड एस की अशुद्धियाँ दूर होती हैं, और एक आपकी ये विधि है, एक पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी आनी चाहिए। उसके बाद संतुलित समीकरण, ये भी मैंने आपको करा दिया है। और इसमें एक हिट एंड ट्रायल विधि भी पूछी गई। ये विधि क्या होती है? संतुलित समीकरण क्या होते हैं? दोनों साइड इक्वल हो जाना, ये संतुलित कहलाता है। जैसे मैंने H2O2 से पानी बनाया H2O, तो H दो है, यहाँ पे भी दो हैं, O दो है, बट यहाँ पे एक ही है, तो अब ये संतुलित नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर दो लगा दूँ तो O हमारे पूरे दो हो गए, पर H अब दो दूनी चार हो जाएंगे, तो यहाँ पे दो लगा दो, दो दूनी चार। अब H भी इधर चार है, इधर भी चार है, O इधर दो है, तो O के आगे दो लगा, तो ये आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। एक भी साइड अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड इक्वल हो। और ये जो विधि पूछी है ये भी स्टेप बाय स्टेप करना होता है। जैसे कि मैंने कोई अभी लिया, यहाँ से MgO बनाया, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनके अंदर बॉक्स बना लेते हैं ऐसे करके। ये पहला स्टेप है इसका विधि का, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। फिर आप देखो किसके तत्व ज़्यादा हैं, वही काम करेंगे। Mg यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ O दो है, यहाँ पे एक ही है, तो जो ज़्यादा है वो पहले करेंगे। O दो है तो यहाँ पे दो लगा दो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये विधि लिखते हैं कि यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब क्या होगा कि O तो हमारे बैलेंस हो गए, अब Mg देखेंगे, Mg यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही है, फिर हम यहाँ पे 2 लगा लेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, और यही आपकी हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। और यहाँ पे आप लिखेंगे अतः समीकरण संतुलित है, बस हो गया। ये सब होता है। अब फटाफट बायो देख लेते हैं। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा या रंध्र। हरे पौधों में पोषण होता है, तो ये स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए अपना भोजन बना पाते हैं। लार में एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है लार में? 3 जोड़ी। एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये होता है ईस्ट में। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा और पैरामीशियम द्विविखंडन द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन द्वारा। तो इसको याद रखना कि द्विविखंडन मतलब केंद्रक का 2 भागों में टूट जाना। ये कोई अमीबा है, इससे 2 भाग बनेंगे, और इनसे भी फिर 2, इस तरह से बनते जाते हैं। तो इनसे एक वयस्क बन जाएगा, इससे भी एक वयस्क बन जाएगा, तो ये हो गया। और जो बहुविखंडन होता है इसमें क्या होता है कि एक केंद्रक कई बार विभाजित होता रहता है, जैसे प्लाज्मोडियम में। इसे मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है। जैसे हाइड्रा के स्ट्रक्चर होता है, इसमें दंश कोशिका पाई जाती है, जिससे शिकार करता है, क्योंकि इसमें एक स्पर्शक लगे होते हैं, जिससे शिकार को पहले मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है, फिर उसको खा लेता है। अब देखो यहाँ से इस तरह से एक बर्ड निकली होगी, फिर यहाँ से एक हाइड्रा बन जाएगा, इस तरह से इसे मुकुलन बोला जाता है। हाइड्रा और ईस्ट में होता है ये भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखो, पुरुष में जो टेस्टिस होता है उसमें कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टिस में ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्टेरोन। ये हो गया। उसके बाद ये पुरुष में कौन से परिवर्तन करता है? ये साइड में परिवर्तन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, परिवर्तन क्या होते हैं कि एक तो आक्रामकता आ जाती है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, और चेहरे पर बाल जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ये इसके परिवर्तन है। और हार्मोन का नाम याद ही रखना, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद है आपका बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। कुछ अकशेरुकी जंतु होते हैं। अकशेरुकी का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है,
और कशेरुकी वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो कशेरुकी उनमें तो आंतरिक निषेचन होता है और बाह्य निषेचन होता है अकशेरुकी में, जैसे कि मछली हो गई, मेढक हो गया, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है और शरीर के मानव मानव मादा में शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्लियर? जितने भी कशेरुकी हुए हैं इसमें मनुष्य भी आता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सभी में आंतरिक होता है। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती अकशेरुकी, जैसे आपका मेढक मछली, इनमें बाह्य निषेचन होता है। उसके बाद रुधिर वर्ग क्या होता है कि मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसको वही वाला दिया जाता है। ए है तो उसको ए वाले मिलेगा, बी है तो बी का। और एक बात और रखना कि सर्वदाता ग्रुप पूछे तो ओ, सर्वदाता अगर वर्ग में पूछे तो ओ आएगा और सर्वग्राही ए बी आता है। मतलब सर्वदाता का मतलब कि ओ किसी को भी दिया जा सकता है और ए बी कोई भी ग्रहण कर सकता है जिसका ए बी होता है। तो इस तरह से सर्वग्राही सर्वदाता याद रखना। और इसकी खोज की थी कॉरलैंड स्टीनर ने। ठीक है, कॉरलैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। और रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, इस बात को भी याद रखना, पूछा आता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। वर्ग में कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, मैंने आपको बता दिया, सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी, और एक ए अलग होता है, बी अलग होता है। अब बायो के लॉन्ग देख लेते हैं। बायो के लॉन्ग में आपको चैप्टर कौन कौन सा करना है? एक जैव प्रक्रम, एक प्रकाश संश्लेषण, एक मेंडल वाला जो 3 नियम दिए थे, और जैव विकास। एक आध क्वेश्चन बस ऊर्जा के स्रोत में से पूछा था, नवीकरण और नवीकरण। बस यही आपको तैयार कर लेने हैं लॉन्ग में। एक हृदय वाला, श्वसन वाला, पाचन तंत्र और मस्तिष्क, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और अंतर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता ही चुकी हूँ। और इसमें देखो सभी पूछे गए हैं। देखो धमनी सिरा भी पूछ लिया है, रुधिर ग्लस का भी पूछ लिया है, और लैंगिक अलैंगिक जनन भी पूछ लिया गया। तो ये आपको अच्छे से अंतर जरूर आने चाहिए। ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, स्वपरागण, पर परागण, इस तरह से लॉन्ग में आपको ये मिल जाते हैं। तो पोषण क्या है, इसका महत्व बताना है कि किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, कोई भी जीव उसके द्वारा पोषक पदार्थों का ग्रहण करना और उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इनका महत्व क्या है? पोषक पदार्थ कौन कौन से हो गए आपके? विटामिन्स होगी, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इनका महत्व भी यही होता है कि इनके शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है, वसाओं से भी ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से इनका आपको उपयोग लिख लेना। और प्रोटीन्स तो पता ही कितने इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। जो भी शरीर के अंदर टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और सबसे अधिक प्रोटीन आपको दाल में मिलती है और सोयाबीन में भी, सबसे अधिक सोयाबीन में मिलती है। और विटामिन का भी यूज इस तरह से आपको लिख देना है। क्लियर? धमनी शिरा ये आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है और इसकी रिएक्शंस देनी है। डेफिनेशन तो आपको अच्छे से पता होगी कि जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इनकी उपस्थिति में भोजन निर्माण करते हैं, और यही क्रिया प्रकाशन की क्रिया कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए? एक तो सूर्य प्रकाश चाहिए, सनलाइट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल। इन तीनों से मिलकर आपका भोजन बनता है। यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और रासायनिक समीकरण क्या है इसका? देखो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और प्लस पानी होगा। एरो लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे शॉर्ट में, सनलाइट। इसकी उपस्थिति हो गई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और पानी से क्रिया करके भोजन बनाते हैं। अब भोजन क्या बनेगा? इससे बनेगा C6H12O6, इसी को ग्लूकोज कहते हैं। प्लस ऑक्सीजन मिलती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन भी मिलती है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो ऑक्सीजन की। CO2 भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो हमें प्राप्त होती है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आप ऑक्सीजन पे टिक लाएंगे। और प्लस आपका पानी। ये होगी इसकी रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे 6 लगाएंगे, आप करके देखना, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, और 12 H2 लेने पड़ेंगे क्योंकि H की संख्या ज़्यादा है।
ये हो गया। और इधर 6O2 आएगा, ये तो मैंने आपको लगा ही दिया बैलेंस करके। और यहाँ पे भी 6H2 आएगा। इसको अच्छे से ध्यान रखना, एक बार अच्छे से मैं लिख देती हूँ। 6CO2 प्लस, ये 612 क्यों लग रहे हैं? बैलेंस करने के लिए। आपको अच्छे से सीखना तो इसका वीडियो आप देख लीजिए। केमिस्ट्री रासायनिक समीकरण संतुलित करना, प्लेलिस्ट भी बनी रखी है इसकी। इससे बना ग्लूकोज, ये हो गया, प्लस 6 ऑक्सीजन O2 के अणु। ऊपर एरो लगा लो क्योंकि ये गैस है, नीचे लगाते हैं तो अब अच्छे होता है जो छन के निकलता है। और पानी के अणु है 6H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लगेगा, तो यहाँ पे पानी के अणु 6 और ऑक्सीजन भी 6। केवल इधर पानी के अणु 12 लेने हैं। क्यों? क्योंकि 24 है ना, देखो 12 दूनी 24, इधर देखो 12 तो ये हो गए और 6 दूनी 12 ये हो गए, तो हमें बैलेंस करना है ना, इसलिए ये होगी प्रकाशन की क्रिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं रुधिर, लसिका और धमनी शिरा में अंतर। धमनी शिरा, रुधिर, लसिका ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप रिवीजन कर लो बस इसका थोड़ा सा। धमनी में क्या होता है कि धमनियों में दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि प्रेशर के साथ इसमें ब्लड बहता है एकदम झटके के साथ, तभी ये दीवारें मोटी होती हैं। और शिराओं में दीवारें पतली होती हैं। और शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में और अशुद्ध रक्त बहता है शिरा में। बस एक अपवाद है कि फुसफुस धमनी आए तो उसमें अशुद्ध बहेगा, और फुसफुस सिरा आएगा तो उसमें शुद्ध रक्त बहेगा। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और इसमें लिखना कि इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं धमनियों में, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। इस तरह से आपको अच्छे से आना है। और एक मेन पॉइंट और है कि ये रुधिर को यानी ब्लड को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं धमनियाँ, जबकि सिराएं क्या होती है, अंगों से हृदय की ओर लाती हैं, क्योंकि अशुद्ध रक्त बहता है इनमें, तो ये सारा अंदर की ओर लेके आती हैं हृदय की ओर। तो ये अंतर आपको लिख देने 4 नंबर में, तो 4 पॉइंट बहुत है। उसके बाद रुधिर और लसिका, ये भी सिंपल सा है, आप बस एक बार रीडिंग करो तो आपको अच्छे से आ जाएगा। रुधिर में क्या करोगे कि ये लाल रंग का होता है रुधिर, लसिका श्वेत रंग की होती हैं। रुधिर में RBC पाई जाती है यानी रेड ब्लड सेल्स, इसमें WBC पाई जाती है यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये रंग युक्त होता है और ये रंगहीन होती है, क्योंकि श्वेत होगी ना सफ़ेद, ये याद रखना। और रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम पाई जाती है, किसमें? लसिका में ऑक्सीजन कम पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। ये आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आपको हृदय वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब खूब सारा ये कई बार पूछा गया 7 नंबर में। हृदय वाला पाचन तंत्र, आहार नाल, ये आपको आने चाहिए। उत्सर्जन तंत्र, ये जो कि लॉन्ग में पूछे गए हैं। हृदय में आप यही सब उसकी संरचना लिखेंगे, मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, बाईं ओर स्थित होता है, ये सब आप पूरी संरचना बना के डायग्राम के साथ लिखेंगे। लैंगिक अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इनमें अंतर लिखना है। लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 जनकों की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में 1 ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें समसूत्री होता है, इसमें असूत्री। ये वाले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है पहले भी, तो आपको ये बस बुक से लर्न कर लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना तो है नहीं। ये डिफरेंस जितने भी हैं सब, तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने ये दोनों साइंस के जो भी पार्ट डालती हूँ मैं इससे पहले और ये देख लिए, तो इसमें से आपका 100% 60% बोर्ड में ज़रूर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।